नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि रचनात्मक लेखन है। और यह वर्कशीट रिवीजन है और ये वर्कशीट नंबर हमारा होगा 102, जो कि 7 मार्च 2022 के लिए होगा। तो प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में आपने रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु का अभ्यास किया था। इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम परीक्षा की दृष्टि से रचनात्मक लेखन का बेहतर अभ्यास करते हुए इसी कड़ी में आज हम पत्र लेखन व अनुच्छेद लेखन का प्रयास करेंगे, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। यानी भाग्य और पुरुषार्थ ये लिखना है, या फिर दैब दैब आलसी पुकारा, ये दो टॉपिक है, इस पे से आपको लिखना है। तो मैंने दोनों टॉपिक पे लिख दिया, आपको जो सुटेबल लगे उसमें से एक पे आपको लिखना है, जिसमें आपको भूमिका लिखना है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इस शब्द को भी इंक्लूड करना है इस सेंटेंस को। भाग्य के भरोसे बैठना समाधान नहीं है, इसे भी इंक्लूड करना है। और भाग्यवादी उदासीन, प्राश्रित और निराश रहता है, और परिश्रम से भाग्य को बदला जा सकता है। और साथ साथ में निष्कर्ष भी लिखना है। तो देखिए इसको कितना बेहतर तरीके से। उसके बाद सेकंड प्रश्न है, थर्ड है और फोर्थ है, ये रहा थर्ड, यानी सेकंड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाग्य और पुरुषार्थ, इसके अंतर्गत सारे जो पॉइंट है सब मैंने इंक्लूड कर दिया है काफ़ी बेहतर तरीके से, तो आप इसे समझिए। ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ, यानी भाग्य और पुरुषार्थ दो शब्द है जो व्यक्ति की जीवन को बदल सकता है। पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम या मेहनत, यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में परिश्रम करता है वह अपने जीवन की हर ऊंचाई को प्राप्त करता है। जो भाग्य के सहारे बैठा रहता है और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, भाग्य को पूर्ण निर्धारित नहीं होता है। यह हमारी कर्म के आधार पर बनता है। हम जिस तरह का कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। हमारे नीति शास्त्रों में भी लिखा है कि परिश्रम करने से हम सब कार्य सफल होते हैं, न कि इच्छाओं से। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में अपना प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से ये लिखेंगे, इस धरा पर इंसान ने जितना भी विकास किया है, यानी धरा मीन्स कहते हैं धरती। ठीक है, इस धरती पर जितना भी लोगों ने जो है ना क्या किया, विकास किया है, अगर वह परिश्रम नहीं करता तो क्या होता, यह सब संभव नहीं है। ठीक है, संभव होता है, अगर कोई परिश्रम करता तो संभव होता है। ठीक है, क्या वह भाग्य के भरोसे बैठे रहेगा तो क्या यह सब काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, अर्थात नहीं। तो भाग्य के सहारे केवल वह व्यक्ति बैठता है जो अपने कर्म ठीक से नहीं करता है। यानी जो व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं करता वो नसीब के सहारे, भाग्य के सहारे बैठता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि हमें अपना कर्म करने पर अधिकार रखना चाहिए, यानी अपना काम करते रहना चाहिए। अपने कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति महान बनता है, यानी जो जैसा काम करेगा वैसा इंसान बनेगा। आज महात्मा गांधी को पूरे विश्व नमन करता है, यानी सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह अपना हर कार्य स्वयं करना पसंद करते थे। हमें भाग्य के बजाय कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे इसी में अनुच्छेद में लिखना है। इसी अनुच्छेद में जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आज हर व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो सकता। पुरुषार्थ अर्थात खुद का काम खुद करे और ध्यान से पूर्वक करे और अपना ड्यूटी निभाए। एक किसान खेतों में काम करके मेहनत से अन्न उगाता है और सबका पेट भरता है। इसी तरह हर व्यक्ति अपना काम भी मेहनत और ईमानदारी के साथ करे तो देश उन्नति के पथ पर बढ़ सकता है। अगर एक विद्यार्थी मेहनत से करे तो एक अच्छे नंबर लेकर आ सकता है। ठीक है, लेकिन आज की विडंबना यह है कि कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करना चाहता और परिश्रम से बचना चाहता है। आज का हर व्यक्ति बिना परिश्रम ही धन पाने की चाह रखता है, बिना मेहनत किए हुए कुछ पाने की चाह रखता है। आज किसान खेती छोड़ रहे हैं, मजदूर मेहनत करना बंद कर रहे हैं, विद्यार्थी भी आलस की शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना, इसलिए करके हम लोगों को भाग्य के सहारे न बैठकर पुरुषार्थ करना चाहिए, यानी अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कुछ ही भी संभव नहीं है। आज जितना भी विकास डेवलपमेंट हुआ है भाग्य के सहारे नहीं हुआ है, बल्कि परिश्रमी के बल पर, यानी मेहनत के सहारे हुआ है। ठीक है, जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता है और अपने इच्छित
वस्तुओं को प्राप्त करता है, यानी वो जो चाहता है वो मिल जाता है, जो मेहनत करता है। लेकिन आज का युवा वर्ग आलस का शिकार हो रहा है, जो कि राष्ट्र विकास के लिए बाधक हो सकता है। तो इसलिए करके हमें आलस नहीं करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, इसी में आपको दैव्य या दैत्य पे, तो ये टॉपिक ये वाला आप लिखे या फिर ये टॉपिक लिखे। तो देखिए दूसरा टॉपिक है दैव आलसी पुकारा। तो इस कहावत का अर्थ है अपने हाथों की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए, यानी अपने हाथ से, यानी हम एक मैथ का सवाल बना रहे थे, हम पूरा विश्वास होना चाहिए जो हम सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। हाँ, जो व्यक्ति हर बात के लिए दूसरों का मुंह जोड़ता है उसे अनेक बार निराशा का सामना करना पड़ता है। जैसे अकर्मण्य व्यक्ति ही भाग्य के भरोसे बैठता है, यानी वो व्यक्ति जो अपने अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं जो भाग्य के भरोसे क्या होता है, बैठता है। लेकिन जो कर्मवीर होते हैं व्यक्ति तो बाधाओं की उपेक्षा करता है, अपने बाहुबल पर विश्वास रखते हैं। लेकिन आलसी लोग ही हमेशा दैव दैव पुकारा करते हैं और कर्मशील व्यक्ति दैव दैव आलसी पुकारा कहकर उनका उपहास किया करते हैं। उपहास मतलब मजाक उड़ाया करते हैं। जीवन में सफलता केवल पुरुषार्थ को से ही पाई जा सकती है। किससे? पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ का अर्थ हुआ मेहनत करना। अकर्मण्य व्यक्ति सदा दूसरों का मुंह ताका करता है, वह पराधीन हो जाता है। स्वावलंबी व्यक्ति अपने भरोसा रहता है और वे तो असंभव को भी संभव बना देता है। पुरुषों में सिंह के समान उद्योग पुरुषों की ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। दैव देगा ऐसा कायर पुरुष करते हैं। दैव को छोड़कर अपने भरपूर शक्ति से पुरुषार्थ करो और फिर भी कार्य सिद्ध न हो, सोचिए कि कहाँ पर और क्या कमी रह गई है, ठीक है। आलसी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य का क्या है? सबसे बड़ा शत्रु। अगर कोई व्यक्ति आलस करता है तो सबसे बड़ा दुश्मन को पाल रखा है, ठीक है। तो इससे जीवन यानी जीवन का पतन होता है, यानी इससे जीवन का क्या होता है, यहाँ पे आप जीवन इसे लिख लीजिए, ठीक है। क्या है? जीवन का पतन होता है, ठीक है। और आलसी व्यक्ति न व्यापार कर सकता है, न शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वह तो कायर बन जाता है। संसार क्या करता है? समस्त बुराइयां उसी बुरी तरह घेर लेती है, यानी दुनिया में जितना भी बुराइयां हो उससे घेर लेता है। इसका जीवन निरर्थक हो जाता है, उसका जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, यानी मीनिंगलेस हो जाता है। और आलसी मनुष्य ही दैव या प्रारब्ध का सहारा लेते हैं। यहाँ लेते हैं ये जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कायर मनुष्य का जीवन निंदित एवं तिरस्कृत होता है, उसे समस्त समाज घृणा करता है, यानी नफरत करता है पूरे समाज। ये दो अनुच्छेद है, दोनों में से एक आपको लिखना है और दोनों लिखते हैं तो वेल एंड गुड। अब अगला प्रश्न कह रहा है, किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा किया आपने, जैसे शिमला गया तो मैं शिमला का लिखूंगा, शिमला का। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे। भूमिका का अर्थ होता है इंट्रोडक्शन। किसका? भूमिका का अर्थ होता है इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय देना, ठीक है। और प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ देखा, कैसा लगा आपको, यात्रा के बारे में बताइए। स्थान विशेष का जीवन और वहाँ की संस्कृति, कल्चर कैसा है, भाषा कैसा है, वहाँ लोग क्या क्या खाते हैं, इस सब के बारे में आपको मेंशन करना है। तो देखिए इसको मैंने बेहद ही मार्मिक तरीके से इसको मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है। पर्वतीय स्थल की यात्रा यानी शिमला, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है, यानी पर्वत है, पहाड़ है वहाँ। गत वर्ष यानी मुझे शिमला घूमने का शुभ अवसर मिला। भौगोलिक दृष्टि से देखा तो शिमला हिमालय पर्वत श्रृंखला के निचले भाग में स्थित है। शिमला शहर भी एक पर्वत पर बसा हुआ है। कहाँ? पर्वत पर। शिमला शहर भी है, कहाँ है? पर्वत पर बसा हुआ। और पर्वतीय स्थल होने के कारण शिमला का मौसम सभी ऋतुओं में बहुत ही सुहावना होता है। शिमला का मौसम कैसा होता है? सुहावना होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ का फुफकारी पर्वतीय स्थल काफ़ी ऊंचाई में स्थित होने के कारण सैलानियों के लिए बहुत मन भाव होता है, यानी जो घूमने आते हैं लोग उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। और साथ साथ आगे ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जो यहाँ के पर्वतों पर पहुंचकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि प्रकृति के गोद में आ गया, भगवान की गोद में आ गया। शांत एवं मनमोहन वातावरण से मेरे अंदर एक स्फूर्ति आ गई, ठीक है। और शीत ऋतु होने के कारण मेरी यात्रा के दौरान शिमला बर्फ से ढका हुआ था और तापमान बहुत कम था, ठीक है। ऐसे में भ्रमण करना बहुत रोमांच था और यहाँ के पर्वतों पर पहुंचकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं प्रकृति की गोद में आ गया हूँ। शांत एवं मनमोहन वातावरण से मेरे अंदर एक स्फूर्ति आ गई और कुछ छोटे तो कुछ ऊंचे पहाड़ों ने
मन को मोह लिया। और शिमला के प्रसिद्ध स्थान पर रिज पर, जो कि ऊंचाई पर है, शाम के समय सैलानियों का जमावड़ा लग जाता था। और शिमला का जाखू पर्वत भी काफ़ी लोकप्रिय है। वहाँ एक हनुमान मंदिर है जिससे एक बहुत ऊंची प्रतिमा स्थित है। और शिमला के पर्वतों की यात्रा मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्रा है, और एक थी जिसमें मुझे प्रकृति और पर्वत से जुड़ने का शुभ अवसर मिला। राइट। सभी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद भी आधार पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुआ। यानी आधार कार्ड आपने बनवाया, सारा डॉक्यूमेंट भी दे दिया, फिर भी आपको नहीं बना करके दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको शिकायत करना है अपने क्षेत्र के अधिकारी से। तो शिकायत कैसे करेंगे, इस पर एक पत्र लिखना है। तो देखिए, इस पर पत्र लिखने के लिए मैंने लिखा, इसको कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ, सेवा में श्रीमान आधार अधिकारी जी, नई दिल्ली कार्ड सेंटर ज्वालापुरी में है। ठीक है, कहाँ है, ज्वालापुरी में, नई दिल्ली 110085। विषय, सभी औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत में कार्ड ना मिलने के शिकायत कर रहे हैं। यानी सभी डॉक्यूमेंट दे भी दिया गया, फिर भी जो है ना उसे कार्ड नहीं मिला है, आधार कार्ड नहीं मिला है। तो ये विषय लिखेंगे हम, उसमें कहेंगे महोदय जी, सबने निवेदन है कि मैं राजेश कुमार, यानी जिसका नाम है, यहाँ पे नाम अपना अपना नाम लिख लेंगे। ठीक है, नई दिल्ली आधार कार्ड सेंटर से अपने लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भरा था। मैंने अपने दस्तावेज की सभी प्रतियां इस फॉर्म के साथ लगाई थी और सभी औपचारिकता पूर्ण की थी, लेकिन तब भी 2 महीने बीत गए और मुझे मेरा आधार कार्ड नहीं मिला। आधार कार्ड के न होने के कारण मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले पर एक नज़र डालें और मेरे आधार कार्ड को जल्द से जल्द बनाकर मुझे दे दें। धन्यवाद। तो ये जो भी बच्चे लिखेंगे वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नाम चेंज करना है। ठीक है, अब लास्ट है, सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट। अब इसमें क्या करना है, आप अपने आसपास अनेक निरक्षर बच्चों देख रहे हैं। ये देखो आसपास जो है ना बहुत सारे जो है ना वो बच्चे जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, उसको आप देखते हैं। ठीक है, घूमते देखते हैं, तो उन्हें पढ़ाने के लिए, साक्षर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सराहनीय कार्य के लिए जानकारी देते हुए 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। 100 शब्दों में पत्र लिखना। तो आपके गली या मोहल्ले में जो है ना बच्चा घूम रहा है, वो निरक्षर पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आप पढ़ाने के लिए कैसे पत्र एक लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए अपने दोस्तों को बताना है। ठीक है, जानकारी देना है। तो अपना एड्रेस पहले लिखते हैं इसमें, उसके बाद प्रिय मित्र पवन, यानी आप अपने दोस्त का, फ्रेंड का यहाँ पे नाम आप चेंज कर सकते हैं, करना है। ठीक है, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश में गरीब दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। गरीब लोग बहुत दुखी है और भोजन भी नहीं कर पाते, इसीलिए हम उनकी शिक्षा के बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन कल मेरी माँ ने मुझे बताया कि गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने के लिए जो है ना प्रेरित कर सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत अच्छा सामाजिक कार्य हो सकता है और मुझे यह गरीब बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। अब इसके बाद जो है ना अगले सप्ताह हमारी छुट्टी भी शुरू हो रही है, क्यों ना हम इन दोनों गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए एक अभियान शुरू करें। मुझे लगता है कि गरीब लोगों को शिक्षा के लिए सबसे अच्छा विचार है, और अगर आप इसे सहमत हैं तो मैं आपके उत्तर और आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। चाचा और चाची जी को शुभकामनाएं और मनीष को प्यार और आपके आगमन की कामना। ठीक है, आपका प्यारा दोस्त। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, भरत। ठीक है, तो ये आपके लिए अनुच्छेद लेखन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप अच्छे से एक बार देख लीजिए सारे अनुच्छेद को, और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। राइट, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए, क्यों अगर ज्वाइन होते तो वहाँ पे आपको इसका PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।